आज छत्तीसगढ़ में जो है वो 32 ट्रांसजेंडर जो हैं वो बस्तर फाइटर्स और पुलिस में हैं, और 150 से भी ज़्यादा ट्रांसजेंडर जो हैं वो बाल्को, वेदांता और टाटा स्टील में जॉब कर रहे हैं। ऐसे समाज के लोगों के लिए आप कंट्रोल करने के लिए आप कानून ला रहे हैं। अगर सरकार को अमेंडमेंट ही करना था तो एजुकेशन हो गया, रोजगार हो गया, या कोई पॉलिसी हो गई, कमीशन हो गया, इन सब चीज़ों पे काम करना था। अगर आप किसी भी ट्रांसजेंडर को उसके सर्जरी के समय में सहयोग करते हो, चाहे उसके पेरेंट्स हो, चाहे उसके फ्रेंड्स हो, चाहे उसके गार्जियन हो, या उसके कोई भी हो, तो आपको जो है वो 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। अब हमारा सवाल है, जब हम कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर जो है वो सेल्फ परसीव जेंडर है, मैं क्या एहसास करती हूँ, मैं क्या मानती हूँ, मेरी क्या पहचान है, तो इसको दूसरा व्यक्ति क्यों तय करे। बहुत सारे लोगों का गलत कमेंट्स भी आया, लड़का बन के कैसे लग रहा है। तो जिन्होंने जैसा क्वेश्चन किया मैं उनको ऐसा आंसर दिया। मुझे मेरे जीजा ही एक कमेंट किया था कि लड़का बन के कैसा लग रहा है, तो मैं बोला आपको जैसा लग रहा है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये जो जेंडर है कोई गिफ्ट नहीं है। इस जेंडर को पाने के बाद ना आपका घर में कोई पहचान नहीं है। घर में मैं डेथ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, MSW किया है, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद खुद का एक संगठन भी है, और मैं अभी वर्तमान में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद भारत सरकार में मैं सदस्य भी हूँ। आप किसी व्यक्ति के इस एहसास को, इस भावना को ही नहीं मान रहे हो, तो आप उस व्यक्ति के अधिकार को छीन रहे हो, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन रहे हो, उसके ज़िंदगी जीने का तरीका को छीन रहे हो, आप उसके साथ में लिंग भेद कर रहे हो, उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हो। मेडिकल बोर्ड को हम बोल रहे हैं कि मेरा जेंडर यहाँ नहीं यहाँ है, तो फिर आपको कपड़े उतरवाने की क्या जरूरत। ट्रांसजेंडर बिल, जब से ये बिल 2026 में आया है तब से पूरे भारत देश में इसके विरोध में प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और उनके साथी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना यह है कि सरकार ने ये जो नया बिल लाया है वो हमारे हित में नहीं है, या हमें सोच करके नहीं बनाया गया है। और उनका यह भी कहना है कि हमारे स्वतंत्रता के अधिकार और आर्टिकल 19 का खुला उल्लंघन है। कैसे, क्यों, ये सारी बातें जानने के लिए आज हमारे साथ है विद्या राजपूत। ये जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की कार्यकर्ता है, और ये बहुत ही एक चर्चित चेहरा है, और ये छत्तीसगढ़ में कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का वो प्रोटेस्ट है उसे एक तरह से लीड कर रही है। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद है देव भैया। कैसे भैया? बढ़िया सब। आपको सबको नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मतलब ज्यादा लाल लपेट ना करके सीधा पूछते हैं कि ये जो बिल आया है इसमें दिक्कत क्या हो रही है, क्या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, आपके हित में नहीं, ये थोड़ा बताइएगा दर्शकों को। जो 2019 में नालसा जजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए जो कानून बना था ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण 2019, जिसमें डेफिनेशन था कि एक व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी जेंडर चुन सकता है, एज अ मेल, एज अ फीमेल, एज अ ट्रांसजेंडर। पर सेम चीज़ को 2026 के बिल में हटा दिया गया है। 2026 के डेफिनेशन में ये कहा गया है कि कुछ कल्चरल और सोशो ग्रुप और इंटरसेक्स वेरिएशन के साथ जो बच्चे इस दुनिया में आते हैं उनको ट्रांसजेंडर कहा जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें पहले ऐसा कोई भी मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं थी। अभी ये है कि एक मेडिकल बोर्ड होगा, और मेडिकल बोर्ड जो है वो फिजिकल एग्जामिन करेगी कि आप क्या हो। और तीसरा चीज है इसमें जो सेक्शन 18 है, सेक्शन 18 में जो ई और जी है वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी ट्रांसजेंडर को उसके सर्जरी के समय में सहयोग करते हो, चाहे उसके पेरेंट्स हो, चाहे उसके फ्रेंड्स हो, चाहे उसके गार्जियन हो, या उसके कोई भी हो, तो आपको जो है वो 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। तो ये तीनों चीज से जो है वो कम्युनिटी को प्रॉब्लम है, जिसके लिए पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। मतलब सवाल तो यही है कि जो बाकी चीजें हैं जिसमें 10 साल जो माना 5 लाख रुपए जो है वो चीजें लगेंगी, सवाल ये है कि मेडिकल बोर्ड जो होता है वो इसके लिए बना ही होता है ना कि वो फिजिकल चेक करे। जैसे मैं भी हूँ, अगर मैं किसी जॉब के लिए जा रहा हूँ तो मेरा भी चेक होगा, मुझे भी चेक किया जाएगा, मुझे फिजिकल अपीयरेंस चेक की जाएगी, चाहे लड़की हो। तो अगर हम ट्रांसजेंडर हैं, हम कहते हैं, तो कुछ फिजिकल या मेडिकल प्रूवन होती है वो चीजें कि केवल साइकोलॉजिकली वो होता है वो? हाँ,
शॉर्ट में कहूँ तो ये जी, साइकोलॉजी जेंडर है। जी। देखिए, मैं क्या एहसास करती हूँ ये उस पे डिपेंड करता है। हम्म। आप इस दुनिया में आते हैं दो सेक्स के साथ में, एक मेल सेक्स के साथ में, एक फीमेल सेक्स के साथ में, हम्म। और एक इंटरसेक्स, मतलब जिनके यौन अंगों का विकास नहीं होता है उसको इंटरसेक्स बोलते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपकी सेक्सुअलिटी के बारे में। अगर एक लड़का एक लड़की की तरफ आकर्षित है तो वो विषम लैंगिक हुआ, हेट्रोसेक्सुअल। ओके। और अगर एक लड़की दूसरी लड़की की तरफ आकर्षित हुई या एक लड़का दूसरे लड़के की तरफ आकर्षित हुआ तो वो समलैंगिक संबंध है या समलैंगिकता है। तो समलैंगिकता क्या है? आप अपने दिल से दूसरे के प्रति जो आकर्षण है वो आपकी सेक्सुअलिटी हुई। सेक्स जो आपको गॉड ने दिया है ना, मतलब मेल फीमेल और इंटरसेक्स। सेक्सुअलिटी मतलब आपके दिल में क्या है, किसके प्रति रुझान है, वो आपकी सेक्सुअलिटी हुई। और तीसरा चीज है जेंडर। तो एक होता है सीस जेंडर और दूसरा होता है ट्रांसजेंडर। सीस जेंडर का मतलब ये होता है अगर कोई लड़का है, लड़का बायोलॉजिकली लड़का है और वो लड़का महसूस भी करता है, एक मर्द की तरह महसूस भी करता है, या एक लड़की है बायोलॉजिकली और वो लड़की की तरह महसूस करती है, तो उसको सीस जेंडर कहा जाता है। ट्रांसजेंडर उन व्यक्तियों को कहा जाता है वो जन्म लड़के या लड़की किसी भी रूप में लेते हैं लेकिन उनकी सोच उस शरीर के विपरीत होती है, तो उसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। अब हमारा सवाल है, जब हम कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर जो है वो सेल्फ परसीव जेंडर है, मैं क्या एहसास करती हूँ, मैं क्या मानती हूँ, मेरी क्या पहचान है, तो इसको दूसरा व्यक्ति क्यों तय करेगा? ठीक है, यहाँ स्त्री और पुरुष की भी स्क्रीनिंग नहीं होती कि आप कितने प्रतिशत पुरुष हैं और कितने प्रतिशत स्त्री हैं, तो ट्रांसजेंडरों की जेंडर आइडेंटिटी के लिए क्यों आप कर रहे हैं? तो सरकार का एक जवाब है कि हम एक्चुअल लोगों तक चीजों को पहुंचाना चाहते हैं, मिस यूज ना हो। मैं बताऊंगी कि 5 लाख लोग 2011 में आइडेंटिफाई हुए थे और 2014 में नालसा जजमेंट आया, 2019 में हमारा कानून बना और 2019 से 2026 तक भारत सरकार के पोर्टल में मात्र 35,000 ही ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई हुए हैं। और ना ही सरकार जो है सोने की सिक्के बांट रही है कि कोई मर्द साड़ी पहन के अपने आप इसमें काम करने चाहेगा। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जिस समाज के लिए आप कानून ला रहे हैं, जिस समुदाय के लिए आप ये नियम या कानून ला रहे हैं जो पूरी तरह से मार्जिनलाइज्ड है, मेरे जन्म के साथ ही मेरे साथ में, मतलब जैसे मैं होश संभालती हूँ तो मेरे साथ में भेदभाव, स्टिग्मा, ये सारी चीजें जुड़ जाती है। ऐसे समाज के लोगों के लिए आप कंट्रोल करने के लिए आप कानून ला रहे हैं। अगर सरकार को अमेंडमेंट ही करना था तो एजुकेशन हो गया, इम्पावर, रोजगार हो गया, या कोई पॉलिसी हो गई, कमीशन हो गया, इन सब चीजों पे काम करना था। वो पूरा पूरा ये समझ में आ रहा है कि आप एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है जिनको आप कंट्रोल कर रहे हैं। इस पे 2 पॉइंट्स थे कि पैसिव जेंडर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पैसिव जेंडर हमने खुद से चुना, तो साइकोलॉजिकली क्या होता है ना, परमानेंट चीज नहीं होती वो। आज मुझे लग रहा है कुछ चीजें, जैसे कि एक टर्म्स आता है जो पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, एक सेक्सुअल ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है, कि उस इंसान को लगता है कि मैं हूँ लड़का या मैं हूँ लड़की, शॉर्ट टर्म्स के लिए उसको लगता है कि हाँ मैं थोड़ी देर के लिए इससे आकर्षित हो रहा हूँ या आकर्षित हो गई हूँ, और वो ओसीडी के अंदर भी आता है और इसके ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो इन चीजों को भी सरकार से ध्यान में रखी होगी कानून बनाने से पहले कि तो शॉर्ट टर्म के लिए है, और ये लोग थोड़ा सा ऐसे भटक गए होंगे, शायद वापस आ सकते हैं, ऐसा कुछ चीजें होंगी। तो ऐसा कोई बात, ऐसा तो चीज़ें नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो महसूस है, हर चीज़ एक महसूस के ऊपर है। मैं अपने पेरेंट्स से भी प्यार करता हूँ, वो भी एक महसूस ही है, भावना ही है वो एक। तो मेरा जो ये जेंडर है, जब मैं होश संभाला हूँ, मैं 7 साल की उम्र से मेरा जो ड्रेसअप था वो एक मेल गेटअप में रहता था। मुझे मस्कुलिन मेल के जैसा मुझे ड्रेसअप करना 7 साल की उम्र से मुझे अच्छा लगता था। उस टाइम पे मेरा जो जेंडर था वो जेंडर नॉन कन्फर्मिंग चाइल्ड था, कि मैं कौन से जेंडर पे जाऊंगा वो मैं खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरे पीछे लेवल क्या लगा, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में, मेरे स्कूल में मैं एक फीमेल हो करके लगा दिया गया।
आज मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझसे जो बच्चा है क्या उससे पूछा जाता है तुम कौन से जेंडर पे जाना चाहोगे, तुम्हारा पसंद क्या है, तुम्हारा नापसंद क्या है? तो मुझसे भी पूछा नहीं गया। और ये पूछा नहीं जाने के कारण एक मैं आज 39 एज का हूँ, मैं आधी उम्र एक ब्लैक जिंदगी जिया हूँ। हर दिन, हर रात, हर सुबह बस यही सोच था कि अगर मैं लड़की शरीर में पैदा हुआ हो तो मैं अपने आप को लड़कियों के जैसा क्यों नहीं सोच पा रहा। लड़कियों की जैसा सोचना मतलब लड़की, एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि एक लड़की पैदा होती है तो उसको लड़की के जैसा सजना संवरना सब कुछ पसंद आता है, इवन कि पीरियड्स भी पसंद आता है, क्योंकि बिना पीरियड्स के कोई लड़की माँ नहीं बन पाएगी, इसमें कोई भी शर्म नहीं है लड़की लोग, एक गर्व की बात है। तो एक लड़की अगर उस चीज को पसंद कर रहा है तो मुझे वो सब चीज नापसंद क्यों हो रहा है? और ये जो सवाल था सिर्फ मेरे अंदर ही था, क्योंकि कभी हिम्मत नहीं हुआ मैं अपने टीचर से पूछूं कि मेरे अंदर ये जो सवाल हो रहा है उसका कारण क्या है। और आप जो बोल रहे थे कि कुछ टाइम के लिए आता है, मेरे लाइफ में मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया हो कि मेरे अंदर में कुछ टाइम के लिए एक लड़का बनने का एहसास, मैं कभी भी वो चीज़ महसूस नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन हमारा जब आप और एक तो बात पूछ रहे थे कि आप भी जब फिजिकल एग्जामिनेशन देते हैं, कब देते हैं? जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, उसमें भी कौन सा जॉब, जो डिफेंस का जॉब होता है। डिफेंस के जॉब में वो चेक ही करना पड़ता है, वो मैं मानता हूँ, 100% मानता हूँ। क्या आपको आपकी आइडेंटिटी के लिए कभी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा? लेकिन आज जो ये अमेंडमेंट बिल आ रहा है ना, वो ये बोल रहा है कि मैं अपने आप को ट्रांसजेंडर मान रहा हूँ, उसका तय एक डॉक्टर का जो बोर्ड है वो करेंगे कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ या नहीं हूँ। मेरे लिंक को देख के कोई नहीं बोलेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ट्रांसजेंडर मतलब वो व्यक्ति है जिसका शरीर और मन अलग अलग है। शरीर और मन अलग अलग मतलब कि एक फीमेल शरीर में पैदा होता है या तो एक मेल शरीर में पैदा होता है, लेकिन उनका जो जेंडर एक्सप्रेशन का तरीका रहता है वो अलग रहता है। जेंडर एक्सप्रेशन मतलब मैं फीमेल शरीर में पैदा हुआ, मेरा जेंडर एक्सप्रेशन का एक मस्कुलिन मेल था। एक जैसे कि विद्या जी है, वो एक मेल शरीर में पैदा हुए हैं, लेकिन उनका जेंडर एक्सप्रेशन तरीका एक मेल फीमेल के जैसा था। 1% कभी भी ये नहीं लगा कि मैं किसी एक दौर है मेरा बीत जाएगा, कभी भी ये नहीं लगा जब तक मैं अपने शरीर से नहीं मिला। और ये तो जो हम लोग जो सर्जरी करते हैं, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे जेंडर में जाके कैसा लगता है वो देखने के लिए जाते हैं। मेरा क्वेश्चन सबसे बस ये है, क्या कभी भी एक जो मेल अपने आप को मेल शरीर में भी सेक्स के साथ भी पैदा हुआ और अपने आप को मेल भी समझता है दिमाग से और शरीर से भी, तो क्या वो कभी अपना जो मेल पार्ट है उसको कभी खोना चाहेगा? क्या नहीं चाहेगा। सेम टू सेम एक फीमेल जो अपने आप को फीमेल समझती है और फिजिकली भी फीमेल है और मेंटली भी फीमेल है, तो क्या वो अपना कभी यौन अंग को कभी कोई हानि पहुंचाएगा? क्या नहीं पहुंचाएगा। मैं उस शरीर में कंफर्टेबल नहीं रह पा रहा था, मुझे अपने आप से मिलना जरूरी है। और ये जो हम लोग का जो ट्रांसजेंडर का जो सर्जरी है वो WHO के गाइडलाइन में, जो वर्ल्ड लेवल का जो हेल्थ गाइडलाइन है उसमें भी डिफाइन किया गया है। उसमें सबसे पहले कोई भी ट्रांस व्यक्ति अपना सर्जरी करने जाता है तो उसमें साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का काउंसलिंग होता है कि ये कोई फेस तो नहीं है या किसी के भ्रम में तो आके नहीं कर रहे हैं, वो पूरा चेकिंग होता है। पूरा चेक करके एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। पहले उसको डिजीज बोला जाता था, ये डिजीज नहीं है, डिस्फोरिया है। जो लेटर देते हैं उस लेटर का नाम भी जेंडर डिस्फोरिया लेटर है। थोड़ा बताएंगे डिस्फोरिया क्या होता है थोड़ा सा लोगों को? हाँ, अभी इसको जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स भी बोलते हैं। मतलब ऐसा है कि
दिमाग से जो सोच रहा हूँ शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा। जिस शरीर में पैदा हुआ हूँ उस शरीर को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसी को जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं। मैं अगर एक मास्कुलाइन मेल के जैसा नहीं रहता तो शायद मुझे इस दुनिया में मुझे रहने का कोई भी मन नहीं था। जिस दिन से मैं अपने शरीर से मिला हूँ सर्जरी करने के बाद, उस दिन से मैं अपने शरीर से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और उससे पहले साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बाद एक एंडोक्रोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि मेरे शरीर में जितने भी हार्मोन्स थे उसको रिप्लेस किया जाता है। एंडोक्रोलॉजिस्ट के साथ मिलने के बाद एक में अगर ट्रांस मैन है तो उनको टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन दिया जाता है, और ट्रांस वुमेन है तो उनको एस्ट्रोजन का दिया जाता है। एस्ट्रोजन का मेडिसिन देते हैं, दवाई भी देते हैं। तो अगर मैं इस धरती पे इस शरीर से नहीं मिलता तो मैं जिंदा नहीं रहता। और आज मेरे अंदर जितने भी चेंजेस है, आप जितने भी मेरे फेस पे दाढ़ी देख रहे हो, मेरा आवाज़ मोटा हो गया है, और मेरे पीरियड्स बंद हो गया है। और जब ये दौर था ऐसा लग रहा था कि यही तो चीज़ मुझे पाना था जब मैं बचपन में था। अब मुझे कब मिला वो चीज़? 33 साल की उम्र में, आधा ज़िंदगी में जी चुका था। आप सोच सकते हो कि सिर्फ हमारे सोसाइटी में और हमारे जो पेरेंट्स है या जो स्कूल है जो भी है, थोड़ा सा भी इनसेंसिटिव होने के कारण हर एक ट्रांस बच्चा अपने आप से कैसे जूझता है। आपने ये जब डिस्क्लोज कब किया पब्लिकली कि मैं अब ये बनने वाला हूँ या बन रहा हूँ? घर वालों को कब बताया? मैं घर वालों को तो बताया ही नहीं कभी, क्योंकि मैं 2015 जब नलसा जजमेंट आ रहा था तभी मैं अपने बारे में जाना। 2014 में जब नलसा जजमेंट आया उसी टाइम पे सत्य में विजेते करके एक प्रोग्राम चल रहा था, उसी टाइम पे मैं अपने बारे में जाना कि अगर एक मेल शरीर में पैदा होके, मेल सेक्स के साथ पैदा होके अपने आप को फीमेल मान रही है तो उसका ऑपोजिट मैं हूँ। वहाँ से मैं अपने आप को आइडेंटिफाई किया और 2015 में फाइनली मैं अपना घर छोड़ दिया। मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा। तो वहाँ से मैं अपना घर छोड़ के फाइनली मैं आ गया। आने के बाद 2018 में मैंने अपना ट्रांजिशन शुरू किया, और उसके बाद मेरा जो भरण पोषण है मुझे खुद से ही देखना पड़ेगा, उसके लिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर्मली मैं अपने घर में भी बता दिया था। और 2020 में विद्या जी ने एक फेसबुक लाइव कराया था, वहाँ पे मैंने सबको, मेरे फेसबुक में जितने भी रिश्तेदार थे वो सबको पता चल रहा है। बहुत सारे लोगों का गलत कमेंट्स भी आया, लड़का बन के कैसे लग रहा है। तो जिन्होंने जैसा क्वेश्चन किया मैं उनको ऐसा आंसर दिया। मुझे मेरे जीजा ही एक कमेंट किया था कि लड़का बन के कैसा लग रहा है, तो मैं बोला आपको जैसा लग रहा है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यही तो मेरा सपना था ना, जिस सपने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये है ना गिफ्ट है, ये जो जेंडर है कोई गिफ्ट नहीं है। इस जेंडर को पाने के बाद ना आपका घर में कोई पहचान नहीं है, घर में मैं डेथ हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे फैमिली इनलिटरेट है, सब लिटरेट है। प्रोफेसर है, वेटनरी प्रोफेसर है जेनेटिक्स में। साउथ से यहाँ से भी और लोग तो लिटरेट नहीं, त्रिपुरा से हूँ, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से, हाँ। तो आप सोच सकते हैं कि हम कौन से समाज में रह रहे हैं। और एक चीज बताना जी, चाहूंगी जी। कि लोगों को ये लगता होगा कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके या किसी के दबाव में आके या इस तरह का इन्वायरमेंट में आके लोग अपना जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कराते हैं, या ऐसा मनोभाव होता होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं 4th-5th में थी, तो मेरी ज़्यादातर सहेलियाँ उस समय लड़कियाँ ही बनी, और इन फ्यूचर भी मेरी सहेलियाँ लड़की ही थी, और उनके साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती थी। घर का झाड़ू लगाना, घर में मम्मी की मदद करना, घर का काम करना, मटके से पानी लाना, यही सब मुझे अच्छा लगता था। और बस ये था कि एक सुबह हो और मैं एक लड़की बन जाऊँ, और मेरा ये था कि मैं हाउसवाइफ बनूँ, और कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं कोई सोशल वर्क का काम करूँगी या कुछ और भी नहीं। लेकिन इन सब के बीच में ना मेरे टीचरों ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर आपको अपना फ्यूचर सेव करना है और दूसरे की मदद करनी है, चाहे अपना परिवार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। और तब से मैंने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, और जब मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ
मैंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, MSW किया है, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ मैंने कंप्लीट किया है। और उसके बाद खुद का एक संगठन भी है और मैं अभी वर्तमान में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद भारत सरकार में मैं सदस्य भी हूँ, मिडिल इंडिया से। तो देखिए, हमारे रामायण में भगवान राम जब सरयू नदी के तट पे वनवास काट के आते हैं तो उनकी प्रतीक्षा किन्नर करते रहते हैं, तो वो एक हमको उल्लेख मिलता है। उसके बाद जब हम महाभारत की बात करें तो जब शिखंडी की बात आती है तो वो सामने आते हैं और भीष्म पितामह के सामने खड़े होते हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं, पुराने ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, उन ग्रंथों में खासकर हम शिव जी को देखते हैं कि वो शिव पार्वती जी को देखते हैं अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाई देते हैं, आधा शिव आधा पार्वती। ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं उस धार्मिक ग्रंथ में जो समय आने पे, चाहे वो राक्षसों का विनाश करना हो या किसी विशेष चीज के लिए, वो अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। तो जेंडर फ्लूइडिटी है और जेंडर डाइवर्सिटी है, इसको हमारा जो इतिहास है उसने खुल के एक्सेप्ट किया है। तो अभी क्या दिक्कत हो रही है वो अभी point करते हैं। अभी दिक्कत ये हो रही है कि सरकार का कहना है कि आप जो एहसास कर रहे हैं हम उसको नहीं मानते। तो मेरा एक सवाल है, अगर मैं शाम को अपने परिवार में जाती हूँ और जो मेरे कोई भी हो अपने, चाहे बच्चा हो, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो या मम्मी हो, पापा हो, उनसे जुड़ाव का या लगाव का जो सबसे बड़ा कारण है वो भावनात्मक एहसास है। आप किसी व्यक्ति के इस एहसास को, इस भावना को ही नहीं मान रहे हो तो आप उस व्यक्ति के अधिकार को छीन रहे हो, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन रहे हो, उसके जिंदगी जीने का तरीका को छीन रहे हो, आप उसके साथ में लिंग भेद कर रहे हो, उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हो। दूसरी बात, मेडिकल बोर्ड को हम बोल रहे हैं कि मेरा जेंडर यहाँ नहीं यहाँ है, तो फिर आपको कपड़े उतरवाने की क्या जरूरत है? और तीसरी बात, अगर कानून में एक चीज और लिखा हुआ है ई और जी में, अगर व्यक्ति एडल्ट है या अगर व्यक्ति एडल्ट नहीं है, अगर उसका कंसेंट है और कंसेंट नहीं है और किसी भी प्रकार का आप उसको सपोर्ट करते हैं या प्रेरणा भी है आप, तो प्रेरणा तो कोई भी हो सकती है। वो एक मूवी में कोई फिल्म आ रही है, वो भी तो एक प्रेरणा हो सकती है ना। तो इस तरह से चीजों को स्पष्ट नहीं किया तो गया अगर है। फिल्म का सीन देख लिया, उससे प्रभावित होगा तो क्या फिल्म डायरेक्टर को अंदर कर देंगे लोग? मतलब ये कानून ऐसा ही बोल रहा है। अच्छा, तो ये तो गलत बात है ना। और एक चीज ये भी है कि इसमें कुछ क्लॉज और भी हैं जो व्यक्ति के जेंडर अफर्मेशन सर्जरी के लिए वो सेटअप भी तैयार कर रहे हैं। जैसे कि अभी एम्स जितने हॉस्पिटल हैं, उन सारे एम्स हॉस्पिटल में एक गाइडलाइन है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सर्जरी कैसे करनी है, आई पाथ गाइडलाइन। उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है 6 महीने से लेकर साल भर आपको काउंसलिंग करवानी है। दूसरी बात, उसके बाद आपको 6 महीने से लेकर साल भर हार्मोन्स में रहना है। उसके बाद जो लोकल स्टेट के एम्स है वो दिल्ली एम्स प्रेफर करेगा और कर भी रहा है। तो जब आप देखिए, उसके बाद एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अगर सर्जरी में जाना है तो वही केंद्र सरकार जो है हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड भी दे रहा है। तो उसमें आम बीमारियों का भी ट्रीटमेंट होगा और जेंडर अफर्मेशन सर्जरी की भी जो सर्जरी होगी उसमें भी वो कवर होंगे। तो हम देख रहे हैं कि सरकार एक तरफ तो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ ये भी है कि जेंडर अफर्मेशन सर्जरी के लिए वो निर्देश भी दे रहे हैं। तो बात क्या है, देखिए, अभी कोई यूथ या कोई पर्सन ये फील करता है कि मैं जिस जेंडर को महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं वो मेरे शरीर से बिल्कुल अलग है, तो वो बच्चा कैसे आजादी से जी पाएगा? वो कहाँ जाएगा अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? और सरकार को ये लगता है मिस यूज। सरकार ने गरिमागृह और ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं दिया, इवन रिजर्वेशन भी नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में जो है वो 32 ट्रांसजेंडर जो हैं वो बस्तर फाइटर्स और पुलिस में हैं, और 150 से भी ज़्यादा ट्रांसजेंडर जो हैं वो बाल्को, वेदांता और टाटा स्टील में जॉब कर रहे हैं। तो बात क्या है बताया, सरकार को ये लगती है ट्रांसजेंडर लोग मिस यूज कर रहे हैं। एक ट्रांसजेंडर को ही पता है कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के साथ में जीना क्या होता है। जो आम लोग का नजर है ना वो हमारे लिए सामान्य नहीं होता। घर में अगर शादी होती है, मेरे घर में
ठीक है, या घर में कोई मरनी होती है तो उस जगह पे मुझे नहीं बुलाया जाता। अगर मुझे 3 बार कोविड हुआ था और मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ, मुझे राज्य सरकार के द्वारा मुझे राज्य अलंकरण दिया गया, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। मुझे अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा अमेरिका में 1 महीने के लिए बुलाया गया। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे मुझे कमला बसीन सम्मान मिला, लेकिन मेरे घर वालों को ये कुछ मायने नहीं रखता। ये कुछ भी मायने नहीं रखता। उनके लिए एक ही चीज मायने रखता है कि उनके घर में एक व्यक्ति जो लड़के के रूप में जन्म लिया था, वो लड़कियों की तरह नहीं रह सकता। उनके लिए बीमारी है बस ये। उनके लिए बीमारी है ना। लेकिन जो मेरे घर में मेरे भांजा भांजी पढ़े लिखे हैं, आईटी सेक्टर में, मेरी सिस्टर अच्छे सेक्टर में, और अभी के जनरेशन के जो बच्चे मेरे घर में, भतीजे भतीजी, वो सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। उनका हमारे घर वालों को जवाब रहता है कि क्या हमारे यहाँ से कोई इंटरनेशनल बाहर गया है, और अपने काम की वजह से, अपनी पहचान की वजह से क्या हमारा आर्टिकल जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में आया है। तो ये बात है कि मुझे नहीं लगता जेंडर, कास्ट, कलर ये सब मायने रखता है। मायने रखता है तो आपका कर्मा, आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। और लोगों का क्या है, लोग बहुत फुर्सत बैठे हैं, वो अच्छाई भी आपके अंदर से निकालेंगे और बुराई भी आपके अंदर से तो निकालेंगे। क्या इंटरनेट सस्ता है ना हमारे देश में, तो जल्दी कमेंट कर देते हैं लोग। थोड़ा सा अंबानी जी ने हाँ। सस्ता कर दिए हैं। एक तो मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना जी, जी, चाहूंगी जी। कि लोग दूसरे की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करें। सबसे बड़ी बात, हु आर यू, आप कौन हैं जो कमेंट्स करते हैं किसी के जेंडर के बेस पे, किसी के हाइट के बेस पे, किसी के वेट के बेस पे, किसी के कास्ट के बेस पे। आप कोई नहीं होते हैं कि मैं अपने घर में डॉगी रखूं या बकरी रखूं। आपको कोई हक नहीं कि आप मुझे जज करेंगे। इसलिए आप दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करेंगे, तो लोग आपको भी स्पेस देंगे और आपका भी रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल। इसमें हाँ बताइए। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो तब से माँ बाप सोचना शुरू करते हैं कि मेरे बेटा का कहाँ पे शादी कराऊंगा, मेरे बेटी का कहाँ पे शादी कराऊंगा। तो मेरा बस माँ बाप से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, आप सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, आप माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बट जब सोच रहे हैं तो अपने बच्चे से एक बार कंसल्ट करें कि वो किसके साथ जीना चाहता है या जीना चाहती है। इसी पे मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। आप दोनों में मैरिड है, ठीक है, तो ये कैसे हुआ, आप कैसे इन तक पहुंचे, कैसे बातचीत हुई, क्या हुआ, तो बताइए इसके बारे में। ये दौर था तब का दौर जब दुनिया खत्म हो रहा था, कोविड का टाइम, कोविड का टाइम। सबको पता है। हम्म। और हम ट्रांसजेंडर के लाइफ में तो वो आम बात था, क्योंकि हम लोग तो हमेशा कैद, अपना शरीर तो जेल खाना था, तो हमको तो कैद खाने का आदत था। तो उस टाइम पे, और मैं उस टाइम पे बहुत डिप्रेशन में भी था, क्योंकि कुछ पुरानी बातें थी, मेरा सर्जरी हुआ था, बहुत सारे ऐसे बातें थी। तो उसी टाइम पे 2020 में जून जुलाई का महीना चल रहा था, उसी टाइम पे विद्या जी का मैसेज आता है, हमारा जो ग्रुप चलता है, सोशल मीडिया का ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में, कि आगे की ज़िंदगी वो एक ट्रांस मैन के साथ गुजारना चाहती है। तो मैंने उनको मेल किया, नंबर नहीं दी थी, मेल आईडी दी थी। तो मैंने उनको मेल किया कि मेरा नाम फलाना है और मेरा इतना सैलरी है, मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ। प्रॉपर मैट्रिमोनियल जो साइट्स पे होता है ऐसा टाइप। हाँ। और मुझे ये पता चल गया था कि मेरे साथ अगर कोई जिएगा तो वो मेरे ही जैसा सोच के होना चाहिए। मेरा ट्रांजिशन है तो मैं किसी ट्रांस वुमेन के साथ ही वो फीलिंग, और क्योंकि ये जो दर्द है ना, वो सिर्फ एक ट्रांसजेंडर ही समझ पाते हैं।